हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ योर चैप्टर और चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर जहां पे एंड किया था वहां पे इतना तो समझ गए थे कि एक अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि अगर किसी पर्टिकुलर लूप में या किसी एरिया में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका, बेसिकली आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव या इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होता है एंड दैट पर्टिकुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। ठीक है, ये सिंपल सी सिचुएशन हमें पता है। ठीक है, सेकंड पढ़ा था हमने लेंजिस लॉ एंड द लेंजिस लॉ ने क्या अभी बताया था। लेंजिस लॉ ने बताया कि डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उसका सिंपल सा आंसर था कि जो उसे क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है, वो उसी के अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी अगर अंदर की साइड को डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, तो जो अभी करंट होगा वो क्या होगा, आपका ऐसा करंट होगा फॉर एग्जांपल लूप में कि जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को जाए। ठीक है, तो ये दो चीजें हम सीख के आए हैं अब तक। नेक्स्ट आता है आपका मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मोशनल क्यों बोला, मोशनल सिंपल सा नाम समझ में आता है कि मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो सिंपल से अगर बात हम करें यहां पे, तो यहां पे हम सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द movement, due to the motion of the conductor। ठीक है, लेकिन काम यहां पे फिर से वही ही होगा। ठीक है, यहां भी मेन पर्पस है आपका कि जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ। क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक ले लिया हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको देखोगे और ये डायरेक्शन आपको पता है, लास्ट जो चैप्टर था वहां पे सिखाई थी कि इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है बेटा, अंदर की तरफ को है। ये सिंपल मैग्नेटिक, ठीक है, ये बनाई हमने मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कैसा, अभी सेटअप क्या है इसमें, अगर सेटअप की बात अगर आप देखोगे तो इसमें सेटअप ये बोला गया कि ये ना कोई फिक्स चीज है, ये फिक्स चीज है। इसको मान लिया, इस पॉइंट को P, इसको Q, इसको R, इसको S, ठीक है, और ये आगे तक है मानो जहां पे MN ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि ये जो है यहां पे क्या है, ये बाकी तो फिक्स है, ठीक है, बाकी तो अपनी जगह तो हिल नहीं सकता है। ये वाली जो कोई साइड है, ये वाली जो साइड है वो क्या कर सकती है, आपकी मूव कर सकती है, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। बात समझ में आई। अब ये जो आपका जो कंडक्टर है, ठीक है, PQRS एक लूप है और उसमें जो PQ पार्ट है वो मूव कर सकता है, और इसकी लेंथ मान ली हमने L और इसकी मान ली हमने X। क्या मेरी बात समझ में आई। और मैग्नेटिक फील्ड मान ली हमने B। दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या मतलब बोला गया कि अब ये जो PQ है ये मूव कर सकता है। ठीक है, मानना स्टार्टिंग में ये यहां पे, थोड़े टाइम बाद ये आगे चला जाएगा। तो टाइम के साथ चेंज कौन हो रहा है, आपका X चेंज हो रहा है कि L चेंज हो रहा है, X चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ये PQ वाली जो अभी कंडक्टर है वो मूव करेगा। ठीक है, तो पहले बताओ कि जब ये PQ SR की तरफ या RS की तरफ मूव करेगा तो एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा, एरिया कम होगा। और जब एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब जब PQ से SR की डायरेक्शन को जाएंगे, बस समझने वाली बात है, लिखना तो अभी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जब PQ से
एसआर की तरफ को जाएंगे तो बताओ एरिया जो लूप का है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? एरिया कम होगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंजीज लॉ जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? जो करंट है वो ऐसे जाएगा जो इस चेंज को नहीं होने देगा। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कहां को लेके आएगा? अंदर को, क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में है तो वो ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये जो लूप है जो मूव करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाहेगा, और वो क्या करेगा? इस कम को होने से रोकेगा। तो जब लूप ये जो PQ है ये अंदर की तरफ को जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी। ये होगा आपका इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? और ऐसी क्यों? क्योंकि जब ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहां रहेगी? अंदर की तरफ को आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जिसका सिंपल सा फायदा क्या होगा? सिंपल सा फायदा सिंपल ये होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वो कम होने से रोकेगा। ठीक है, इसको बोला हमने मोशनल ईएमएफ। ये मेरी बात समझ में आई? बाकी तो सब सिंपल ही है। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं इस पर्टिकुलर इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी बी, है ना, इंटू एरिया। एरिया कितना है? और एरिया और उन दोनों के बीच में एंगल 0 मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों के क्या है? एरिया या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर को हम 0 मान लेते हैं। तो बी इंटू एल इंटू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिख सकता हूं? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस अकॉर्डिंग टू फैराडे। वैसे तो माइनस साइन भी यहां पे क्या दिखाता है आपका? माइनस साइन दिखाता है आपका। माइनस साइन क्या दिखाता है बेटा? माइनस साइन दिखाता है डायरेक्शन। माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। तो इसको लिखा जाएगा बेटा कुछ ऐसे, अगर याद होगा आपको, उसको लिखते थे माइनस डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी एल एक्स। तो इसको लिखेगा माइनस बी कॉन्स्टेंट है, एल बी कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाय डी टी। और माना ये अंदर की तरफ को आ रहा है v स्पीड से। किस स्पीड से आ रहा है अंदर को? v से। तो x कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? x आपका कम हो रहा है। फाइनल पोजीशन क्या हो रही है? dx कम हो रहा है। तो यहां पे आएगा माइनस बी एल माइनस वी का बी एल वी। ये आया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी। किस केस में? ये आया आपका कहां पे? यह है आपका बेसिकली मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कि मेरी बात समझ में? कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आना जरूरी है। ठीक है, 2 स्टेप्स में है, लेकिन पता होना चाहिए इसको लिख कैसे रहे। ठीक है जी, ठीक है। इसमें जो कैपिटल बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड, एल है आपकी जो कंडक्टर है जो मूव कर रहा है उसकी लेंथ, और वी है आपकी जिस स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है आपका, इसको आप किस और फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको याद होगा थोड़ा सा, अगर हमने मैग्नेटिक अभी जो लोरेंट्ज फोर्स हमने लिखा था, ठीक है, लोरेंट्ज फोर्स में कैसे लिखा था हमने? क्यू वी बी, अगर याद होगा आपको। ठीक है, ये फोर्स होता था। अगर वो एक्स लेंथ चल जाएगा, मान के चलो वो उसकी लेंथ क्या है? एल लेंथ है। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो। ठीक है, अगर कोई चार्ज एल लेंथ चलेगा, इसमें चार्ज उतना ही तो चलेगा। तो वर्क डन अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क डन का लिखूंगा मैं फोर्स इनटू, अगर याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं? वर्क डन क्यू वी बी इंटू एल। तो मेरी बात समझ में आई? और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है क्या आपका? ईएमएफ ही होता है। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद होगा आपका, वहां पे क्या निकाला था हमने? पोटेंशियल को ही तो क्या अभी नाम दिया था आपका। ठीक है, पोटेंशियल को ही थर्ड चैप्टर में समझा था, वही ईएमएफ होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी आपका यहां भी वीबी है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इसको फॉलो करना है, पर याद रखना है कि इसको यहां से भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका? पोटेंशियल ही तो होता है। और आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या फिर जो आपका ईएमएफ है वो भी क्या होता है आपका?
पोटेंशियली होता है। ठीक है, कि मेरी बात समझ में आ गई। इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं क्योंकि आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर किसी जगह में चेंज की वजह से इंड्यूस होता है। ठीक है, दैट्स वाई। तो क्या वीबीएल मोशनल ईएमएफ याद रहेगा? ठीक है, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट जो है ना, ये जो अभी जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं तो ये जो नेक्स्ट जो है वो एक ना मतलब क्वेश्चन ही है एक। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो है ही, मतलब एक और कंसेप्ट सिखाना आपको चाह रहा है ये। ठीक है, यहां पे था कि जो कंडक्टर है वो सीधा जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, घूम रहा है। यहां पे क्या है, घूम रहा है। अ मेटेलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ, अगर कोई मेटेलिक रोड है आपकी, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 1 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। सेकंड लिखा है विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसकी दी है कितनी, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। और रिवोल्यूशन पर सेकंड अगर आपको याद होगा ये क्या होता था, ओमेगा लिखने का तरीका, आरपीएम आरपीएस अगर याद होगा, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, जो रोटेशनल स्पीड यहां पे दी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको आपका बोल सकते हो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है यहां पे, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस, ओमेगा की वैल्यू पहले दे दी इन्होंने। विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर, मतलब ये यहां से बंधा हुआ है और ये घूमे जा रहा है। ठीक है जी। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ द रिंग, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस मतलब जिसके अराउंड ये घूम रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दी है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड दी है, अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड दी है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला। उसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? आपको थोड़ी सी भी बात अभी समझ में आई? अब ये जो है, मान के चलो ये कहां को, ये घूम रहा है आपका ओमेगा स्पीड से। किस स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से, माना इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा। अगर मैं इसकी पूरी लेंथ को देखूं, ये मान लिया पॉइंट P है, ये मान लिया पॉइंट Q है। अगर मैं P और Q के बीच में इसको देखूं तो आप बताओ इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है कि डिफरेंट है? इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम नहीं है। ठीक है, यहां पे 0 है और यहां पे कितनी, अगर याद होगा वेलोसिटी क्या होती थी आपका, और वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। क्या आर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? तो यहां पे मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। एल भी बोल सकते हैं, आर भी बोलते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब इस वहां पे एल की जगह क्या है, आप डी आर, और स्पीड क्या होगी इसकी, ओमेगा इंटू आर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन या स्पीड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ओमेगा इंटू आर। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आ गई इसकी स्पीड की डायरेक्शन। अब अगर मैं मोशनल ईएमएफ से सोल्व करता हूं, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, dFi बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी आपका, dφ बाई dt की वैल्यू आएगी आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं क्योंकि अभी डायरेक्शन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, वो अभी लैंग्वेज लॉ ने हमें सिखाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू सीखी हमने बी छोटी सी, जो छोटी सी प्रोड्यूस होगी। हम अभी जब छोटी दी हो, जब हम पूरी निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और v की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, और l की जगह क्या, छोटा सा है तो डी आर, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी ओमेगा आर डी आर। ये छोटी सी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई इस छोटे से सेगमेंट डी आर की वजह से। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से, 0 से एल की, या फिर यहां पे कितना दिया है, चलो कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, और बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, और आर डी आर को इंटीग्रेट, और आपका आर डी आर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा आपका बी, ये दोनों कांस्टेंट, आर को करूंगा तो आर स्क्वायर बाय 2, 0 से आर, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो, और इसकी वैल्यू आएगी आपका बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। बस क्या था, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1 टेस्ला दी है, ओमेगा की वैल्यू आई थिंक 50 दी है, आर की वैल्यू भी आई थिंक दी है इन्होंने कितनी, आर की वैल्यू भी दी है इन्होंने 1 मीटर, आर की वैल्यू भी कितनी दी है इन्होंने 1 डिवाइड बाय 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी आपका, फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं क्या दी है इन्होंने, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, लेकिन जो होती है आपका जो ओमेगा होता है वो रेडियन पर सेकंड में होता है, अगर याद होगा तो रेडियंस पर सेकंड में होगा, तो इसको किससे, फ्रीक्वेंसी आरपीएस दी है इन्होंने, तो ओमेगा करने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ओमेगा को बस मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50, बस ये याद रखना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें रेडियन, क्योंकि एक रिवोल्यूशन पर सेकंड है और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है बेटा, 2 पाई का, 360 2 पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई की 3.50 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली 157 वोल्ट के आसपास वैल्यू आएगी, 157 वोल्ट। ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, आई होप। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, लेकिन आई होप ये एक ही तरीका आपको याद रहना चाहिए, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अगर कोई रोटेट कर रही है तो बस याद रखना ओमेगा या एंगुलर स्पीड किस फॉर्म में दी, अगर वो रेडियन पर सेकंड में दी है तो डायरेक्टली वैसे पुट कर दोगे, अगर वो रिवोल्यूशन पर सेकंड में दी है तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा हमेशा याद रखना मेरी ये वाली बात। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के ऊपर आएंगे हम, क्या होता है। ठीक है, लेकिन इतना तो फिर वही बात, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वही आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए हमेशा। चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ था, चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेसिकली आपका कि कुछ छूटा तो नहीं पीछे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस बेसिकली क्या है आपका, इंडक्टेंस इतना समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर जो ऊपर एग्जांपल्स भी हैं आपके, जो आपके स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट दिए थे, माना कि 2 कॉइल्स हैं, बोला कि 2 कॉइल्स हैं, अगर याद होगा थोड़ा सा भी, तो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करवाने के लिए करते हैं कुछ। ठीक है, माना 2 कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल है और दूसरी ये कॉइल है, कुछ ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है। अब रेडियस की ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हाँ माना एक दूसरे के पैरेलल है। अब क्या हुआ, अगर ये जो करंट है आई है ना, इसमें जा रहा है, क्या इन दोनों के बीच में गैप कुछ भी रहा होगा, क्या इस आई करंट में अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या फाई भी चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ मुझे। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। ठीक है, अगर मैं 2 में करंट चेंज करूंगा, ठीक है, तो या फिर सिंपल बोलो कि अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉइल के एक्सिस में आपने याद करो, अगर आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की हमने अब अभी निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आई थी जहां तक मुझे याद है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ऐसी कुछ आई थी। तो अगर मैं आई को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो आपका जो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होगी आपका ये। तो इतना क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे कि फाई बी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
तो मेरी बात समझ में आई। तो अगर मैग्नेटिक मान के चलो n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो इसको मैं सिंपल लिखूंगा n इंटू फाइव बी इज इक्वल टू आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या फिर आई। ठीक है, अब जब मैं इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन करूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा n फाइव बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई। अब ये जो कॉन्स्टेंट है, इसी कॉन्स्टेंट को नाम दिया बेटा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, आप सीख जाओगे। चलो अभी बता देता हूं, दो टाइप का होता है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एक एक करके पढ़ोगे, और दूसरा होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, और एसआई आपका सेल्फ इंडक्टेंस, वो बात करेंगे। लेकिन जो इंडक्टेंस जो प्रोड्यूस हुआ ये होता है आपका ओनली, ये जो कांस्टेंट है दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल शेप, उसी पे ही डिपेंड करेगी। इसका जो भी करंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू थी रो इंटू एल बाय ए, और सेकंड क्या आता था आपका, दूसरा आता था बेसिकली आपका जो, अगर कैपेसिटेंस याद होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू आती थी म्यू नॉट ए बाय डी। तो वो शेप और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करते थे। जो थर्ड है आपका, जो बोल सकते हो आपका मतलब सर्किट में यूज होता है, वो होता है आपका इंडक्टेंस। वो क्या होता है आपका इंडक्टेंस। क्या मेरा याद रहेगा हमेशा। इंडक्टेंस जो होता है उसके यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट्स होते हैं उसके हेनरी। हेनरी कभी कभी एच की फॉर्म में भी लिखा होता है। कि मेरी बात समझ में आई। यूनिट क्या होते हैं इसके, हेनरी या फिर कैपिटल एच। डायमेंशनल फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा तो मैं बता देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है आपका एनर्जी। अगर फॉर्मूला यहां पे याद रखना, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। तो यहां से आप डायमेंशनल फॉर्मूला ई एल का निकाल सकते हो। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर। ठीक है, एनर्जी का अगर मैं लिखूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के बराबर क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एल टी माइनस वन। क्या यही होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपका, टी माइनस टू होता है, सॉरी, एक्सेलेरेशन का। और अभी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एल, और आई वहां से आएगा तो ए स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला एल। एल यहाँ पे क्या है आपका इंडक्टेंस, यहाँ पे क्या है एल इंडक्टेंस। ये डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला इस साइड वाला। बस ये अभी बताने का तरीका। और ये हाफ एल आई स्क्वायर कहां से आया ये हम अगले थोड़े से पार्ट में सीख लेंगे। लेकिन हाँ, मैग्नेट डायमेंशनल फॉर्मूला उसका होता है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये आपको, ए क्या है आपका करंट, एम्पियर। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का बोलने का मतलब है कि जब दूसरे कॉइल की वजह से क्या चेंज आया, अगर एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे वेरी करता है, जिसको बोला म्यूचुअल, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस। अभी म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस। तो यहां पे क्या हुआ, मतलब कि दो सोलेनोइड्स हैं एक दूसरे के अंदर। एक ये सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है, ठीक है। बुक में थोड़ा सा मुश्किल सा है तो उससे परेशान नहीं होना। एक ये सोलेनोइड है, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम R2, ठीक है, और लेंथ मान लेते हैं हम इसकी L। लेंथ दोनों की सेम ही मान लेते हैं, इनफाइनाइट सोलेनोइड है तो L मान लेते हैं। अब क्या बोला, एक और सोलेनोइड है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, एक और सोलेनोइड है, सोलेनोइड है,
ये दो अभी सोलेनोइड है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा है वैसे तो, ठीक है। ऊपर वाले सोलेनोइड अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, कुछ ऐसे बनाते थे हम। ये सोलेनोइड बन रही है इनफाइनाइट सोलेनोइड, और उसको कहाँ तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस तक लेके जाएंगे, बस यहां तक उसको पहुंचाना है, ठीक है। ये और जो दूसरी वाली है, ठीक है, इसमें मान के चलो जो करंट है वो पास कर रहा है इसमें I2, ठीक है। दूसरी वाली जो है, जो अंदर वाली, उसमें ऐसे कुछ मान लिया, ये दूसरी वाली है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर है, और ये जो सेकंड वाली अंदर वाली है उसकी रेडियस मान ली हमने R1, रेडियस मान ली R1, और इसमें जो करंट पास कर रहा है वो I1 पास कर रहा है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सिंपल सिंपल चीजें हमें पता है कि मतलब कोई चीज स्टार्ट करने से पहले ये हमारा बेसिक आइडिया है। अब क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम, अंदर वाले पे निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं हम द फ्लक्स N1, मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और N1 क्या मान लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाली की पर यूनिट लेंथ, और बाहर वाली की मान लिया हमने N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाली की। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अगर मैं अंदर वाली के लिए लिखूं सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, माना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N, है ना, और फाई है आपका, फाई इज इक्वल फाई मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 कौन सी है, बाहर वाली है। एन को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एन N2 बाहर वाली क्या है N2, तो N2 तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी N2 इंटू एल, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आती है मैग्नेटिक फील्ड की बारी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर, अगर एम्पियर सर्किट लॉ थोड़ा सा याद होगा तो उसके लिए होती थी म्यू नॉट, है ना, बाहर वाले का करंट I2, है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। अंदर जा रही है, कितना एरिया है, क्या पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, और जो करंट है वो तो हमने लिख दिया, और क्या बचा, ये आ गई आपका पूरी की पूरी क्या, ये आ गई आपका पूरी की पूरी N2 512। अगर मैं इसको लिखूं, I2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल इंटू I2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरी की पूरी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो नंबर है I2 से पहले वाला, जब इंडक्टेंस को ऊपर लिखा था तो इसमें पूरे को लिख सकता हूं M12, क्या लिख सकता हूं इसको बेटा मैं पूरे के पूरे को M12 I2। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसी को नाम दिया, जो कांस्टेंट ऊपर आ रहा था उसी को नाम दिया, जो इस केस में आई, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। यही होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या करते हैं हम, ठीक लिखा हमने, N2 की जगह अगर हम पहली पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे N1 होगा ना, ये N1, तो यहां भी कितना आएगा, यहां भी N1 आएगा, यहां भी कितना आएगा, N1 आएगा, है ना, तभी तो आया, यहां भी कितना आएगा, N1 आएगा, ठीक है। यहां कितना होगा, N, ठीक है। N1 पे अभी निकालना था ना, N2 पे नहीं निकालना, तो म्यू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। क्या मेरी बात समझ में? इसको बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको क्या बोला हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा निकालते हैं हम M21 के लिए क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन 2, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1। N2 को क्या लिख सकता हूं मैं, अब मैं लिख सकता हूं N2 इंटू एल। पहली वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I1 N1 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यही तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाएगा।
जब यहां से अंदर वाले से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो बाहर वाले को उतने एरिया को ही तो कट करेगी। यहां पे R2 नहीं अभी लिखना है, जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वहां पे वो R2 लिख के बैठ जाते हैं, R2 यहां पे लिखना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? पाई R1 स्क्वायर यहां पे, ठीक है, क्योंकि इतना ही तो मैग्नेट, इतना ही तो एरिया कवर होगा। अगर मैं यहां पे देखूं जो प्रोजेक्शन है इसका, यहीं पे तो आएगा, इतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर भेजेगा वो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका भी इतना ही रहेगा, और लास्ट में आपका जो करंट है अंदर पास कर रहा है वो है आपका I1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I1। क्या यही वैल्यू, और इसको बोल सकता हूं मैं M21, और यही वैल्यू के M12 की भी है, इज इक्वल टू ऊपर जो लिखा M12, तो इसको बोल दिया दोनों की वैल्यू एक है, जिसको बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको अभी लिखना आना चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ जो लास्ट क्लास में किया था वो, और ये आपको वैसा का वैसा लिखना आना चाहिए। इसको बोला हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस मतलब ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने करंट की फॉर्म में कैसे लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने जो अभी करंट है उसकी फॉर्म में कैसे लिखा। ठीक है जी, क्या आगे चले? एक क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2 सच दैट R1 इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ना जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल बेसिकली ना एक चीज को शो करने के लिए कि हर क्वेश्चन में जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही नहीं रट्टा मार लेना, μ1 n1 n2 ये सब ढूंढने बैठ गए। पूछा क्या है उस पे फोकस करना है। ठीक है, यहां पे टर्न टून्स के बारे में तो कुछ अभी मतलब अभी लिखा नहीं है। उन्होंने बोला टू कंसेंट्रिक कॉइल्स है, एक कॉइल ये है, ठीक है, और एक कॉइल ये है वो उसके बाहर। ठीक है, अब जो अंदर वाली जो कॉइल है, ठीक है, बोला कि ये इसकी रेडियस बहुत छोटी है आज कंपेयर टू R2। तो R2 वाली जो बाहर वाली जो है, इसको अंदर वाली कैसी दिखाई देगी? इसको दिखाई देगी एज अ पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़ा है और अंदर वाली बहुत छोटी है। तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट का बेसिक मतलब क्या है? का बेसिक का मतलब है कि ये वाली कॉइल मान लिया बाहर वाली C2, अंदर वाली C1, तो C2 को C2 coil C1 will act as a point, क्योंकि बहुत बड़ी C2 C1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी, तभी वहां पे लिखा है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से अभी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी का क्या है? बाकी तो सिंपल सी चीज है। अब वहां पे क्या करना है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो निकालना है आपको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, मान लिया C2 में करंट पास कर रहा है I, कितना करंट पास कर रहा है? I। अब अगर आपको याद होगा हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ड्यू टू I, अगर याद होगा आपको, म्यू नॉट I बाय R, और R यहां पे क्या है? R यहां पे क्या है? R2। तो क्या होगी? 2R2। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। अब सेंटर वाले से सेंटर की रेडियस ऑफ फाई में निकालूं तो B इंटू ए, क्या होगा आपका? B इंटू ए, तो B इंटू ए में क्या लिखूं? म्यू नॉट I 2R2, एरिया कितना होगा पहली वाली का? पाई R1 स्क्वायर, ये पूछा है ना, पाई R1 स्क्वायर इंटू I। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, बोला फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? फाई इज इक्वल टू M इंटू I। तो इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हुआ? इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ आपका, जो ये कांस्टेंट है म्यू नॉट, कुछ कटा नहीं, म्यू नॉट I, ये वाला I, ठीक है, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो हमने ऊपर सीखा वही यहां पे हमने फिर से यहां पे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो क्या अब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकता हूं? अब जो मैंने ये ऊपर जो भी मैंने निकाला, ये जो भी मैंने किया, क्या इसका मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं लिख सकता हूं कि नहीं? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, अगर थोड़ा सा भी याद होगा, माइनस डी फाई बाय डी टी। मेरी बात समझ में आई? अब मैं फाई की जगह क्या लिख सकता हूं? अगर एन टर्म्स हैं तो मान लिया एन यहां पे है, तो क्या लिख सकता है? इसको ऐसे लिखते थे हम, अगर फैराडेज लॉ याद होगा तो, यही तो था। अब मैं फाई की जगह क्या लिख सकता हूं? एम इंटू आई, तो एम बाहर आ गया, एम क्या आ गया, और इसमें तो एन भी ऑटोमेटिकली है ना, ये होता था। तो क्या एन टर्म्स एन फाई टू की वैल्यू क्या आ गई? एन फाई की वैल्यू हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्म में लिखी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस एम, बाकी सब कुछ चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ करंट है ना, क्योंकि एन फाई की जगह क्या है? एन फाई की जगह देखो ये एम की फॉर्म में लिखा हुआ है, आई वन, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं? एम माइनस एम डी आई बाई डी टी भी लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि ये चीजों को रिलेट किया जा रहा है, चीजों को रिलेट किया जा रहा है। क्या थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हुई। ठीक है, अब आता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? बेसिकली ज्यादा मतलब जैसा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस था, म्यूचुअल मतलब कि दोनों का डिपेंडेंस, सेल्फ का मतलब कि सिर्फ मैं, सेल्फ का मतलब सिर्फ मैं, तो मतलब कि अगर मेरे में ही एक ही कॉइल में करंट चेंज होगा तो क्या मेरा ही जो अभी मतलब फ्लक्स है वो चेंज होगा? अगर लूप में अगर कोई लूप है मान के चलो, और मैं उसके सेंटर की बात करता हूं, या उसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं कि बी इंटू ए होगा, है ना। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं जो करंट है वो मैं बढ़ाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा? अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो वहां पे डिफाइन की गई एक चीज जिसको बोला सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ड्यू टू मतलब चेंज इन अपने ही, अगर मेरे में करंट बढ़ रहा है तो मैं ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स या बोल सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लाना चाहूंगा अपने ही अंदर, जो मेरे ही किए हुए चेंज को रोकना चाहेगा। तो मेरी बात समझ में आई? चलो कोशिश करते हैं समझने की। ये बोला गया कि अगर देखो ये कोई कॉइल है, सिर्फ एक, है ना, एक कॉइल में क्या करता हूं मैं, कुछ मैंने करंट चेंज किया, आइए अब मैंने इस आई करंट को बढ़ाया, आई करंट को बढ़ाया, इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इस डायरेक्शन में, और इसके बीच में भी यहीं से जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स होगा। अब मैं इस आई को इंक्रीज करूंगा, इफ आई इंक्रीज आई को मैं अगर मैं इंक्रीज करता हूं, इफ फॉर एग्जाम्पल, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ try to reduce the effect of this increase in current, क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा इस ईएमएफ की वजह से, उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, तो इंड्यूस्ड करंट इसके ऑपोजिट आएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, ये कहां लेके जाना चाहेगा? ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो बाहर वाला है वो ऐसे कर लेके आ रहा है, तो ये क्या करेगा? उसकी ऑपोजिट लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस को बात करते हैं। अगर मैं लिखूं फाई की वैल्यू एन, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ठीक है, कोई भी अभी कंडक्टर में एल मान लिया उसकी लेंथ है, और फाई, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूं? एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। ठीक है, एन क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है लेंथ। फाई को मैं लिखूं तो पहले क्या लिखूंगा मैं? क्या मैं पहले बी को लिखूंगा, और माना
अभी सोलेनोइड है, और सोलेनोइड में क्या होती है आपका म्यू नॉट एन इंटू आई, कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, पक्की बात। एरिया क्या होगा, जो भी रेडियस रही होगी पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन आर जो भी लेना है एरिया, कि यही होगा आपका, है ना। तो क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए की जगह पाई आर, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, है ना। तो ये सेल्फ अपनी वजह से आया, अपनी वजह से आया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोला हमने सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था हमने एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इसको जब तोड़ेंगे तो उस वहां पे तो आया था एम और यहां पे आएगा एल, और इसको नाम दिया हमने सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या नाम दिया बेटा हमने, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइट सोलेनोइड। बात समझ में आई, जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, जिसको हमने एल के बराबर मान लिया। कि मेरी यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाया तो यहां पे इक्वल टू आएगा, यहां पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। कि मेरी बात समझ में आई। ये है आपका सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको लिखा गया एल से, जिसको किससे लिखा गया, एल से लिखा गया। तो बोलने का मतलब है, अब अगर सिंपल सिचुएशन को देखा जाए, पर्टिकुलर कंडीशन को देखा जाए, दो कॉइल्स हैं आपके पास, अब दोनों को अगर एक साथ लाया जाए, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स हैं, ऐसा नहीं कि बराबर है, बस समझाने के लिए। इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I1। इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है करंट I1, ठीक है जी। और अगर ऊपर वाले केस में थोड़ा सा बता दूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, फिर जैसे वहां पे था तो यहां पे होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ गई। इसमें I2 करंट जा रहा है, उसमें I1 करंट जा रहा है, और रेडियस रेडियस, ठीक है। अब वो बोला गया कि आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है दोनों की वजह से। तो क्या होगा, एक I2 की वजह से होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको मैं बोलूंगा माइनस एम डी आई टू बाय डी टी, और एक होगा सेल्फ की वजह से, जिसको बोला माइनस एल डी आई वन बाय। क्या मेरी बात समझ में आई। इसकी वजह से क्या हुआ, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, और ये किसकी वजह से आया, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आई। दोनों चीजें साथ करेंगी ना, दो कॉइल होंगी तो म्यूचुअल, लेकिन सेल्फ में अगर करंट है आई, अगर I1 नहीं है, I1 नहीं है तो कौन सा अभी फॉर्मूला आएगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में निकाला, सिर्फ ये वाला। और I2 नहीं है तो क्या सिर्फ ये वाला आएगा। और जब दोनों में कुछ ना कुछ करंट पास कर रहा है तो आपका ये नेगेटिव साइन क्या आपका अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन सिंपल क्या शो कर रहा है कि जो इसको चेंज करना चाहता है ये उसी को मारने की कोशिश करता है। ये कहां पे सीखा था, लेंजीज लॉ में। ये कहां से सीखा था, लेंजीज लॉ में। क्या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई, आई होप थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अगर मैं लिखूं, अगर आप सोच के देखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि अब जैसे मैंने कोई करंट पास किया है ना, तो उसमें जो करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा क्या उसके अपोजिट होगा, इंड्यूस करंट उसके अपोजिट होगा। तो क्या मुझे पहली वाली सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, कि मेरी बात समझ में आई। जो इंड्यूस्ड करंट है वो अब सिस्टम को अपोज करेगा, और जो इंड्यूस्ड करंट को खत्म करने के लिए क्या, या फिर बोल सकते हो उसके इफेक्ट को अभी नलीफाई करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या लिख सकता हूं,
एल डी आई बाय डी टी। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, है ना। अब अगर मैं वर्क डन की फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं वर्क डन की फॉर्म में लिखूं तो वर्क डन क्या होता था, वर्क डन होता था चार्ज इंटू पोटेंशियल या चार्ज इंटू ईएमएफ। तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। क्या मेरी बात समझ में आई। और क्यू जब वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने कैसे लिखा, अगर थोड़ा सा भी याद होगा सेकंड चैप्टर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता था आपका, पोटेंशियल। जिसको अगर थोड़ा सा तो जिसको हमने यहां पे बार बार ई क्यों बोला जा रहा है, उसको ई इसलिए बोला जा रहा है उसको क्योंकि ये वाला, ये इसको क्या बोला जा रहा है यहां पे, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आई। अब अगर मैं वर्क डन लिखूं तो क्यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो एल डी आई बाई डी टी इंटू क्यू। क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका, चार्ज बाय टाइम, एवरेज करंट। तो एल आई डी आई बाय डी क्यू बाई डी डी टी, डी क्यू बाई डी टी, सॉरी क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं एल क्यू बाई आई एंड डी आई। ये आया आपका छोटा सा वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू मैक्सिमम करंट, ठीक है, एल आई डी आई, और आई डी आई को जब करूंगा तो आएगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, जो आपकी बुक्स में डेरिवेशन की गई, लेकिन समझने में आना चाहिए कि डेरिवेशन में हाफ एल आई स्क्वायर क्यों लिखा गया है। क्या मेरी बात यहां तक थोड़ी बहुत समझ में आई है। ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है। आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हुई होगी। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड लेंथ एल ऑफ द सोलेनोइड। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाली थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है, याद करना, उसमें निकाला था, जहां तक मुझे याद है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर, ये निकाली थी हमने, ठीक है जी। अब इस केस में फर्स्ट में लिखते हैं हमने एनर्जी कितनी आई, हाफ एल आई स्क्वायर आई, ठीक है। और सिर्फ सोलेनोइड की बात करते हैं यहां पे, और यहां भी जो क्वेश्चन है उसमें भी सोलेनोइड दिया है। तो यहां पे एल जो निकाला हमने मैग्नेटिक इंडक्टेंस, जहां तक मुझे याद आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसका, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू एल, है ना, कि ये था। और आई को अगर मैं सोलेनोइड की फॉर्म में लिखूं, सोलेनोइड में क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि सोलेनोइड में क्या होता है आपका बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बस सिर्फ मैंने क्या किया है, टर्म्स सारी यहां पे ले आया क्योंकि मुझे उस फॉर्मूले तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये आई टोटल एनर्जी, यहाँ पे वहां पे क्या, और यहाँ पे क्या है आपकी ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये क्या है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ पे चलो मैं ई की जगह यू कर देता हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कर देता हूँ यू कर देता हूँ, यहां भी क्या कर देता हूँ यू कर देता हूँ, ठीक है जी। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, बस इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अभी मतलब लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 1/2, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, एन स्क्वायर से तो एन स्क्वायर सारे ही खत्म, तो आएगा ये बी स्क्वायर म्यू नॉट एंड पाई आर स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम। और वहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, ये भी क्या होती थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, या पोटेंशियल बोल सकते एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहां भी जब ये पूरा वॉल्यूम यहाँ है, क्योंकि एरिया ये क्या बन गया आपका, ये बन गया वॉल्यूम, तो यहां भी आ जाएगा आपका u बाई वी की जगह आ जाएगा आपका u बाई वी की जगह बी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन
तो अगर कंपैरिजन देखोगे तो हमने पढ़ा था कि जब एनालॉजी की थी हमने मैग्नेटिज्म और मैटर के बीच में, तब ऐसा कुछ आया था। ठीक है, आई होप ये सिंपल सी चीज है, बस हमने टर्म्स को ऊपर नीचे किया है। तो आज हमने क्या क्या किया, एक तो आपको एनर्जी पता होनी चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, फॉर्मूले आप कंपेयर, अगर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर, और वहां पे देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कितना है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का है N1 N2। ठीक है, तो दूसरे केस में दोनों क्या बराबर है, N1 और N2 बराबर है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मोशनल ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम कर तो वही चीज रहे हैं, लेकिन यहां पे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये था आपका सेकंड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपका, जिस टॉपिक का क्या नाम है आपका एसी जनरेटर, वो हम करेंगे लेक्चर 3 में, और जो भी एक्सरसाइज के एग्जांपल है उसके थोड़े बहुत जो हिंट्स हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। तब तक के लिए टिल देन सब अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक यू सो मच।